गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज करंट अफेयर्स करने हैं 16 और 17 अगस्त के। चलिए इनको कर लेते हैं जल्दी से। पहला टॉपिक है क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम। एक खतरनाक बीमारी, गंभीर बीमारी, दुर्बल करने वाली बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली को किल कर देती है। इस बीमारी को किलर ऑफ इम्यून सिस्टम बोला जाता है। और कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है या फिर नहीं है, ये कैसे पता करें? इसका पता करने के लिए कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। यह बीमारी व्यक्ति के शरीर के साथ वही हल करती है जैसा दीमक लकड़ी के साथ करता है। कुछ इसी तरीके का सीन रहता है यहाँ पे। इसका न्यूज में रहने का कारण है इच्छा मृत्यु। वो इंसान, वो व्यक्ति क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम से जूझ रहा था, तो वो चाहता था कि हमें इच्छा मृत्यु मिल जाए। तो इस इच्छा मृत्यु के चलते हम लोगों को इसको पढ़ना है, क्योंकि कुछ लीगल प्रोविजन है इच्छा मृत्यु को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, उनको हम लोगों को जानना है। इच्छा मृत्यु को यूथेनेसिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 2-3 तरीके की इच्छा मृत्यु होती है। पहला है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब है कि आप पेशेंट को, रोगी को मरने में हेल्प कर रहा है। जैसे डॉक्टर हेल्प कर सकता है, उसको एक जहरीला इंजेक्शन देके मार सकता है। दूसरे तरीके का है इनएक्टिव यूथेनेसिया। इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट जो रहता है उसको रोक दिया जाता है। देखिए अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे होंगे तो आप घर पे तो बैठे नहीं होंगे, हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती ही होंगे, बेड पर लेटे होंगे। हॉस्पिटल में हो सकता है आपको वेंटिलेटर लगा हो, आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ फूड सप्लाई किया जाता हो, तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, तो इनएक्टिव यूथेनेसिया हो जाता है। तीसरा टाइप होता है स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु। इसमें रोगी की, पीड़ित की सहमति होती है। और लास्ट है अनैच्छिक इच्छा मृत्यु। जैसे पीड़ित है, रोगी है, बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, वो साथ ही इंजेक्शन, मर गया। अब बेहोशी की हालत में तो उसकी इच्छा नहीं पता चल रही ना। तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि इंडिया में एक्टिव यूथेनेसिया लीगल नहीं है, स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु लीगल नहीं है, अनैच्छिक इच्छा मृत्यु भी लीगल नहीं है। लीगल है बस इनएक्टिव यूथेनेसिया, जिसे बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 2018 में आया था। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लीगल बताया गया है। इसकी अनुमति है। गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। तो इस क्लॉज के चलते इसको लीगलाइज किया गया है। ठीक है, तो ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु लीगल है, इतना बात याद रखना। आगे चलिए न्यू रामसर साइट्स। देखिए अभी 1-2 महीने में रामसर साइट्स की तो लाइन लग गई है ना। अभी कुछ दिन पहले हम लोग 49 पढ़ते थे, फिर 5 ऐड हो गई, फिर 10 ऐड हुई, और अभी रिसेंट में 1-2 दिन पहले 11 और ऐड हो गई हैं। तो अब भारत में टोटल रामसर साइट्स 75 हो गई हैं। ये नंबर आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है, तो आपको तमिलनाडु लगा के आना है। 14 रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। इनको तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। और जो लेटेस्ट है, यानी जो 10वां है यूपी का, वो कौन सा है? वखीरा है। वखीरा कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। इससे पहले कौन सा था? नमा कौन सा था? हैदरपुर। ठीक है, कभी कभी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिए रामसर साइट से संबंधित होता है। और यहाँ पे ऐसी साइट्स को रखा जाता है जो खतरे में है। बेसिकली जो ह्यूमन इंटरफेरेंस से, या फिर पॉल्यूशन से, या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब के चलते अगर आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिक स्वरूप में बदलाव आ रहा है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर में बदलाव आ रहा है, तो ऐसी साइट्स को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो एक तरह से क्या है, जो खतरे में है वेटलैंड्स, उनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता। ठीक है, तो बाकी ये सब स्टैटिक पॉइंट हैं, पुराने फैक्ट हैं। 1971 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। रामसर एक जगह का नाम है, ईरान में। यहीं पे एग्रीमेंट हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो ये सब बातें हुई थी 1971 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डूरंट कप। फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, और ये 16 अगस्त 2022 को शुरू भी हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर के कई शहरों में आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 1988 में ऑर्गेनाइज हुआ था डूरंट कप इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इस गेम का जो नाम पड़ा है वो मॉर्टिमर डूरंट के नाम से पड़ा है। मॉर्टिमर डूरंट तत्कालीन विदेश सचिव हुआ करते थे भारत के। इन्हीं के नाम पे इस कप का नाम पड़ा। ठीक है, बाकी मोहन बागान के बारे में जानते होंगे, ये बहुत फेमस टीम है और सबसे ज़्यादा सक्सेस भी रही है, मोस्ट सक्सेस टीम रही है, वेस्ट बंगाल की है ये। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश भी याद रखना। अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार कहाँ खेला गया था, तो हिमाचल प्रदेश लगा देना। चूँकि अभी 2022 के तो कई जगह पे हो रहे हैं, तो हो सकता है ये ना पूछ के यही पूछ ले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विश्व अंगदान दिवस। 13 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पज क्या रहता है? अंगदान जागरूकता बढ़ाना इनका पर्पज रहता है। 27 नवंबर को इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय अंगदान दिवस।
तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। 13 अगस्त भी याद रखना है, 27 नवंबर भी याद रखना है। लोग किडनीज दान करके जाते हैं, हार्ट दान करके जाते हैं, आँखें तो बहुत पहले से ही दान करते हुए आ रहे हैं लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मैनुअल स्कैवेंजर्स गणना। मैनुअल स्कैवेंजर्स समझ रहे हैं? मैनुअल स्कैवेंजर्स का मतलब होता है मैला ढोने वाला जो काम होता है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है। भारत में कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, इसकी गणना करने की तैयारी कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी गणना हुई नहीं है, ठीक है, सर्वेक्षण की तैयारी हो रही है। यहाँ पर गणना करने का पर्पज बस यही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से काफ़ी लोग मर जाते हैं, काम करते करते ही मर जाते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है। सीवर लाइंस में काम करना पड़ता है, सेप्टिक टैंक्स में काम करना पड़ता है, तो इन सब जगह हानिकारक गैसेस रिलीज होती रहती हैं, हजार्डस गैसेस रिलीज होती हैं, तो उन्हीं से मौत हो जाती है। और गवर्नमेंट का पर्पज़ तो इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है। इसके लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया था, नमस्ते योजना, अभी चलाया गया रिसेंटली 2022 में। इसको आपको ध्यान रखना है। नमस्ते योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको लगा देना है मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करना नमस्ते योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नमस्ते योजना का फुल फॉर्म है मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। आप इसी को याद रखें। यहाँ पे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का पर्पज बस यही है, नमस्ते योजना 2022 की, और इससे पहले भी काम किया गया है। मैला ढोने के काम को ख़त्म करने का काम पहले भी किया जा चुका है। राष्ट्रीय गर्मा अभियान 2001 में चलाया गया था। तो ये 2001 याद रखें और 2022 याद रखें, ठीक है। और उनका क्षेत्र भी याद रखें कि ये किससे संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये उल्टा लिख गया, एस पहले आएगा, जे पहले आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीपों का निर्माण। एक नई स्टडी सामने आई है भैया। निर्माण जो हुआ है महाद्वीपों का, कॉन्टिनेंट्स का, वो उल्का पिंडों से हुआ है, मेटियोर से हुआ है, ऐसा न्यू स्टडी बोल रही है। अभी तक जो सबसे स्वीकृत थ्योरी थी, सिद्धांत था महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, बिगनर साहब ने बताया था 1912 में। तो ध्यान रखना, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा कि अभी हाल ही में नए अध्ययन के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है। 4 ऑप्शन दे देगा सुंदर सुंदर से, एक मेटोइड दे देगा, उल्कापिंड दे देगा, ठीक है। चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन की कुंजी हैं। सामाजिक परिवर्तन करने के उद्देश्य से संविधान में जोड़ा गया था, फॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये मुख्य परीक्षा में काम आएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्रीलिम के लिए मौलिक कर्तव्य को पकड़ लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चर्चा की है मौलिक कर्तव्य की। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले तो थी नहीं, मूल संविधान में तो थी नहीं, बाद में जोड़ा गया था इनको, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। जैसे ही 1976 का 42वां संशोधन हुआ, वैसे ही पार्ट 4A जुड़ गया और आर्टिकल में 51A जुड़ गया। पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो टोटल 10 थी, बाद में एक जोड़ा गया, अब टोटल 11 हुई। इस +1 के बारे में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। और ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो है क्या, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसी 86वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 45 में चेंज हुआ था। इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 से आर्टिकल 21A भी जोड़ा, जो फंडामेंटल राइट हो गया है। और ये क्या है, ये कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A और ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी है, ये तीनों काम 86वें संविधान संशोधन 2002 से हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। अभी हाल ही में किन किन देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ इस नेटवर्क के लिए। ऑप्शन दे देगा इंडिया चाइना, दूसरा ऑप्शन दे देगा चाइना नेपाल, तीसरा ऑप्शन दे देगा इंडिया नेपाल। तो इंडिया वाले तो कट कर देना, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये चाइना और नेपाल का इनिशिएटिव है, ये BRI के अंतर्गत आता है, ये पार्ट ऑफ BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो नेपाल भी खेला खेलते रहते हैं इंडिया के साथ। चलिए वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क, इसका नाम याद रखें स्पार्क। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द स्पार्क क्या है, वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है। इसको बनाया किसने है, इसरो ने बनाया है। ये टेक पार्क आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक भाग था, एक तरह से म्यूजियम है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिखाया जाएगा, इसमें स्पेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे, इमेजेस दिखाई जाएंगी, वीडियोस वगैरह, जैसे व्हीकल लॉन्च कैसे होता है, सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, ये सब चीज़ें वीडियोस क्लिप वगैरह दिखाई जाएंगी। इसरो के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, S सोमनाथ। इनका ग्रेटेस्ट काम क्या है, इन्होंने GSLV पे काम किया, इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन पे काम किया।
क्रायोजेनिक की जो निर्भरता थी रसिया पे, वो ख़त्म कर दी इन्होंने, सोमनाथ साहब ने। अब हम खुद बनाते हैं क्रायोजेनिक। और क्रायोजेनिक इंजन कितने इंपॉर्टेंट है ये तो जान रहे हैं। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे पटकना है किसी सैटेलाइट को, तो कैसे ले जाओगे? GSLV से ले जाओगे। और GSLV चलेगा कैसे? क्रायोजेनिक फ्यूल से चलेगा। क्रायोजेनिक एक्चुअली ये फ्यूल की टेक्नोलॉजी है। वैसे 36,000 तक तो PSLV चला जाता है, फिर भी अगर भारी भरकम आपको ले जाना है कोई सैटेलाइट तो उसको फिर GSLV में रखना पड़ेगा। हमारे देश का इसरो इतना काबिल है कि अगर आपको जियो स्टेशनरी कक्षा में किसी सैटेलाइट को पटकना है तो PSLV से ही पटकाते हैं। क्योंकि PSLV में जो P है, P का मतलब तो पोलर है। पोलर का मतलब जो पोल से पोल घूमे, पोल से पोल चले। और जो पोलर ऑर्बिट रहता है वो बहुत ऊंचाई पे नहीं होता है, वो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे थोड़ी ना है। फिर भी अगर कोई सैटेलाइट जियो स्टेशनरी कक्षा में जाना है उसको भी PSLV से ले जाते हैं। तो ये कमाल PSLV का है, यानी जो काम GSLV का है वो काम PSLV भी कर लेती है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, नीपम क्या है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, शॉर्ट में नीपम बोल रहे हैं। इतना ही सब पूछेगा, नीपम क्या है, किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है। अब वहाँ पे अगर माइंड स्ट्राइक कर गया है, IP से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पकड़ लोगे तो सही है। अगर दूसरा ऑप्शन इंटरनेशनल पीस करके कुछ लिख दिया तो IP का मतलब तो फिर इंटरनेशनल पीस भी हो जाएगा, तो लगने लगेगा फिर ये भी सही है। तो थोड़ा ध्यान रखें। ये मिशन न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो इस मिशन को काम दिया गया था इसने समय से पहले ही उसको अचीव कर लिया। टारगेट था 15 अगस्त 2022 तक का कि हम 10 लाख छात्रों को ट्रेन करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। लेकिन इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया 31 जुलाई 2022 को ही, यानी 15 दिन पहले ही टारगेट अचीव हो गया। तो इस मिशन का नाम याद रखें, ठीक है। बाकी पर्पज देख ही लियो, पर्पज क्या है? ट्रेनिंग दे रहे हैं छात्रों को। स्माइल 75 इनिशिएटिव, इसको हम लोग शायद कल या परसों की क्लास में किए थे, अब फिर से आ गया तो इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। भिक्षावृत्ति याद आ रही है? बैगिंग जो है, बैगिंग को ख़त्म करना है, भीख मांगने वाला काम ख़त्म करना है। यह इनिशिएटिव भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के पुनर्वास से संबंधित है, रिहेबिलिटेट करना है। इस 75 से मतलब है कि 75 नगर निगम की पहचान की गई है, आइडेंटिफाई किए गए, वहीं पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस इनिशिएटिव को, ठीक है। ये भी उसी मिनिस्ट्री का काम है जो आपने अभी पिछले टॉपिक में देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो अब हो जाएगा। स्माइल 75 किससे संबंधित है? बैगिंग से। चलिए, चेनाब ब्रिज, इसको भी वैसे हम लोग कर चुके हैं लेकिन 2-3 फैक्ट छूट रहे थे इसलिए मैंने इसको फिर से ऐड कर दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, पहली चीज़ हम लोग जानते हैं। इसकी हम लोगों ने हाइट पढ़ी थी उस टाइम पे 321 मीटर, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। ये 321 मीटर जो है वो रिवर सरफेस से है, नदी की जो सतह है उस सतह से 321 मीटर है। और 359 मीटर ये आपको हाइट मिलेगी रिवर बेड से, यानी रिवर का जो नितल है उस जगह पे, वहाँ से इसकी हाइट है 359 मीटर। तो ऑप्शन में हो सकता है आपको ये ना मिले तो ये मिले, ये ना मिले तो फिर ये मिले, तो ध्यान रखना है दोनों हाइटों के बारे में। चूँकि दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है तो यहाँ पे हाइट पे तो ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा ना। चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में बना हुआ है। ये आर्क शेप्ड ब्रिज है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्क शेप्ड यानी मेहराबदार। न्यूज में ये शब्द बहुत चलन में है आजकल, गोल्डन जॉइंट। गोल्डन जॉइंट का मतलब है जो ब्रिज के 2 छोर हैं। मैं यहाँ पे फिर से ब्रिज बना रहा हूँ। ये ब्रिज है आर्क शेप का, एक जॉइंट ए है, एक जॉइंट ए है। इस जॉइंट को बोला जा रहा है गोल्डन जॉइंट, और इसका जो टेक्निकल नाम है इस जॉइंट का, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक है। तो ये सब पूछेगा नहीं लेकिन ध्यान रखना है गोल्डन जॉइंट है क्या। ये जो ब्रिज के दोनों छोर हैं, इन दोनों छोरों को इसी जॉइंट से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए, लास्ट है पारसियों का न्यू ईयर 2022। वैसे जुलाई अगस्त में ऑब्जर्व किया जाता है लेकिन इस बार 16 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। इनके नए साल को नवरोज बोला जाता है। तो ये सब तो बेसिक से फैक्ट हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे। नवरोज किन का त्यौहार होता है? पारसियों का। ज़्यादातर ये गुजरात में और महाराष्ट्र में और गोवा में मनाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है पारसियों की वो इन्हीं राज्यों में है। ठीक है भैया, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी कहानी के साथ।